हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पीपीटी के माध्यम से और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, हम लोग जो हिंदी की पुस्तक आरोह है, ठीक है, उसका काव्यखंड कर रहे थे। उसके अंदर हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है वो है आपका उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। तो हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ प्रसंग दिखाई दे रहा होगा। मैं बार बार पीपीटी में बोलता हूँ कि प्रसंग का मतलब होता है कि जब आप व्याख्या करते हो तो व्याख्या के अंदर ये आपके काम में आता है। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कवर करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है और इस कविता का क्या नाम है? उषा। ठीक है, अब इसके जो रचयिता है वो कौन है? देखो, जो प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि है शमशेर बहादुर सिंह, वो इसके कवि है। अब देखो, इस कविता के अंदर क्या बताया गया है वो देखो। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है और इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब देखो, कुछ शब्दार्थ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे भोर मतलब प्रभात, नभ मतलब आकाश, चौका मतलब रसोई बनाने का स्थान, सिल मतलब मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर मतलब विशेष फूल जो होते हैं, मल देना मतलब लगा देना, गौर मतलब गोरी, झिलमिल मतलब मचलती हुई, जादू मतलब आकर्षण या सौंदर्य, देह मतलब शरीर, उषा मतलब प्रातःकाल का जो समय होता है और सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना। तो ये कुछ शब्दार्थ थे इस चैप्टर से रिलेटेड और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा दोस्तों चैप्टर। देखो क्या है कि प्रातः नभ था बहुत, नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो देखो, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, कि प्रातः नभ था बहुत, नीला शंख जैसे। दूसरे शब्दों में, इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। यहाँ आसमान की तुलना किससे की गई है? शंख से की गई है। फिर देखो, वह पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो और यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। आई होप बहुत इजी काव्यांश था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या क्या विशेष है वो देखो कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे, यहाँ उपमा अलंकार है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है, नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। आई होप आप लोगों को विशेष समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो देखो, प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की गई है क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। फिर देखो, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो देखो, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसीलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, अभी गीला पड़ा है से क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रातःकाल में ओस की नमी होती है और गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो यहाँ 2 उपमानों का प्रयोग किया गया है। पहला है नीला शंख, कंपेरिजन किया गया है, और राख से लिपा चौका, ये उपमान सर्वथा नवीन है। और आई होप पहला काव्यांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमारा दूसरा काव्यांश क्या है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने। तो देखो क्या मतलब होता है कि कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है सूर्य है वो क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, क्योंकि ये सूर्योदय से पहले का टाइम बताता है, इसीलिए वहाँ से
ये बता रहा है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो, कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। ठीक है, अंधेरा काली स्लेट के समान, वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लगती है। विशेषता बताई गई और कंपैरिजन किया गया है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है, पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग किया गया है, इसकी जो बोली है वो सरल है और सहज और खड़ी बोली में अच्छा लग रहा है। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन नए उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखो आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट। सिल मतलब जो पत्थर होता है जिसके ऊपर कुछ पीसा जाता है। ठीक है, कवि ने किस समय का चित्रण किया है। तो कवि ने सूर्योदय से पहले के भोर का चित्रण किया है, उषा का चित्रण किया है। कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो देखो कवि सिल को लाल केसर से धो दिया है और कवि ने अंधेरे को काली सिल माना है और सुबह की किरण लालिमा युक्त होती है। ऐसे में सूर्योदय से ऐसे लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल रंग से धो दिया हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ टाइपिंग एरर है जिसकी वजह से आगे नहीं हो पाया था। फिर देखो कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है। तो कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से घुलना बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। फिर देखो थर्ड क्या है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि देखो क्या कहता है। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये एक सीधा सा काव्यांश था हमारा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष है कि कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ माधुर्य गुण है, नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता प्रतीत होता है। फिर देखो उषा का जादू कैसा है। तो उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। यह जादू जैसा लगता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उषा का जादू टूटने का अर्थ बताइए। तो देखो उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता रहता है और सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो उषा का जादू कब टूटता है। तो सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है और सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चैप्टर को कवर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम लोग ये सारी चीज़ें इसीलिए कवर करते हैं कि चैप्टर के साथ साथ आपकी और भी जो व्याकरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो कवर होती रहे ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। लेकिन दोस्तों यार कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आप लोगों को ये कैसे लगे। ठीक है, अब देखो
कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गोर, झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये काव्यांश दे रखा है, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो कि काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। तो उपमानों का मतलब क्या क्या उपमा दी गई है वो उपमान हम लोगों को यहाँ बताने हैं। तो देखो नीला शंख तो सुबह के आकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है, राख से लिपा हुआ चौका तो ये भोर के नभ के लिए प्रयुक्त हुआ है, काली सिल तो काली सिल किसके लिए प्रयोग हुआ है, अंधेरे से युक्त आसमान के लिए। फिर देखो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मतलब भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली के लिए प्रयोग हुआ है, नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह तो यहाँ ये किसके लिए यूज़ हुआ है, नीले आकाश में आते सूरज के लिए। तो ये कुछ उपमान थे हमारे काव्यांश के अंदर। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कविता की भाषागत दो विशेषताओं की चर्चा कीजिए, अथवा किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन है। तो देखो कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है और ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में चित्रण किया है। तो ये इसकी दो विशेषताएं थी। दूसरा क्वेश्चन कि किन उपमानों से पता चलता है गांव की सुबह का वर्णन। तो देखो निम्नलिखित उपमानों से पता चलता है कि यह गांव की सुबह का वर्णन है, राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो। तो आई होप आप लोगों को ये काव्यांश समझ में आ गए होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।